हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन। वेलकम करता हूं आपका चैप्टर नंबर 4 में, जिसका नाम है प्लानिंग। प्लानिंग बहुत छोटा बट बहुत ही ज़्यादा मार्क्स का ये चैप्टर है। तकरीबन 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलता है। अब चाहे वो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले 6 मार्क्स में, प्रोसेस पूछ ले, या फिर यहाँ पर आपके छोटे एमसीक्यूज पूछ ले, लेकिन ये तकरीबन 6 मार्क्स से 8 मार्क्स तक के बीच का ये चैप्टर है और है भी बहुत छोटा सा। तो इसीलिए हम इसे बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, ताकि कोई भी पॉइंट लेफ्ट आउट ना हो और कहीं भी इसकी केस स्टडी मिस ना हो। तो ये हम पर चैप्टर देखो है ही बहुत छोटा सा। प्लानिंग के कंसेप्ट क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके लिमिटेशन क्या है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। प्लस यहाँ पर प्लानिंग का प्रोसेस क्या है और कितने टाइप्स ऑफ प्लान आपके पास होते हैं, ये भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्लानिंग कंसेप्ट। तो प्लानिंग कंसेप्ट बेसिकली है क्या? प्लान को मैं एक तरफ से ये कह सकता हूँ कि थिंकिंग इन एडवांस। देखो, प्लानिंग का हम सिंपल सा मतलब समझते हैं थिंकिंग इन एडवांस। अब थिंकिंग इन एडवांस का मतलब क्या? जब मैं पहले से ही चीज़ों को सोच लेता हूँ, मैं फ्यूचर को फोरकास्ट करता हूँ, अंदाज़ा लगाता हूँ कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है और मैं उसके हिसाब से प्लान करता हूँ। मुझे मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लान करना पड़ेगा। क्या प्लान करना पड़ेगा? पार्टी कहाँ देनी है, कब देनी है, किसको देनी है, अच्छा कितने दोस्तों को बुलाना है, खर्चा कितना आएगा। तो ऐसी सारी चीज़ें मैं एडवांस में सोच लूँगा, दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग। तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। हम कहीं ना कहीं बाहर कोई चेंजेस होते हैं तो उसके हिसाब से हम अपने प्लान्स में भी थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। तो लिखता है प्लानिंग रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड, यानी अपने हाथ को हिलाने से पहले, किसी भी काम को करने से पहले सोच लेना ही प्लानिंग है। तो प्लानिंग फॉर्म्स दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट which lays down the objective and various activities that to be done for the attainment of those objective। तो बेसिकली मैंने सोचा कि मुझे 12th क्लास में 95% मार्क्स लाने हैं, तो अब इस जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो सारी एक्टिविटीज मैं करने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। अंडर दिस इट इज डिसाइडेड, अब इसके अंदर मैं क्या क्या डिसाइड करने वाला हूं। व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है। हाउ इज टू बी डन, कैसे करना है। व्हेन इज टू बी डन, कब करना है। एंड बाय हुम इट इज टू बी डन, और किससे ये काम करवाना है। ये सारी चीजें आपको इसके अंदर चेकआउट करनी है। जब तक आप ये सारी चीजें पहले से नहीं सोचोगे, तो काम करने के बाद आपको बहुत ज्यादा तकलीफें आ सकती है। तो आप यहां पर कोई भी एक इजी सी डेफिनेशन जो है वो याद कर सकते हो। मुझे ये डेफिनेशन अच्छी लगती है तो मैं इसको लिख देता हूं। तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। क्लियर हो गया? इसके बाद आपके पास यहां पर आ जाता है प्लानिंग। प्लानिंग को मैं यहां पर क्या क्या चीजें कह सकता हूं? सबसे पहले कह सकता हूं सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। भाई मैं यहां पर कह सकता हूं मैंने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है, एक उद्देश्य सेट किया है। किस लिए सेट किया है भाई ये उद्देश्य? ताकि मैं अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने टारगेट को अचीव कर सकूं। फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम। वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है कई सारे ऑप्शंस, कई सारे अल्टरनेटिव है मेरे पास किसी एक काम को करने के लिए। भाई जैसे मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपको आज कहीं घूमने जाना है, तो आप वहां पर बाय एयरप्लेन जा सकते हो, बाय ट्रेन जा सकते हो, बाय बस जा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शन अब आपको एनालाइज करने पड़ेंगे। अब एनालाइज करने पड़ेंगे तो इसका मतलब क्या कि इसके अंदर कॉस्ट कितनी आने वाली है, टाइम कितना लगने वाला है, ये सारी चीजें आप यहां पर चेक करोगे। देन सेलेक्टिंग द बेस्ट। अब आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपने सबके कॉस्ट, सबके टाइम को चेक कर लिया। अब जो उसमें से उस पॉइंट ऑफ टाइम पर सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, आप उसे यहां पर सेलेक्ट करोगे। तो देन सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव अमंग द वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन इज अवेलेबल। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले आपने टारगेट सेट किया। टारगेट तक पहुंचने के कई रास्ते थे, कई रास्तों में से आपने जो सबसे बेस्ट रास्ता होगा वही आपने यहां पर सिलेक्ट किया होगा। तो अब आपके पास आ जाता है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अब फीचर्स ऑफ प्लानिंग को मैं क्या लिखूं? सबसे पहले लिखता है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव।
प्लानिंग का काम ही एक है भाई कि जो टारगेट आपने यहाँ पर सेट किया था आपको उस तक पहुँचाना है। मैंने सोचा था कि मैं 95% मार्क्स लेकर आऊँगा, तो कैसे मैं इस 95% के टारगेट को हिट कर सकता हूँ, यही है आपकी प्लानिंग। मैनेजमेंट बिगिंस विद प्लानिंग, प्लानिंग बिगिंस विद डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट की शुरुआत प्लानिंग से होगी और प्लानिंग की शुरुआत माइंड में टारगेट आने से होगी। 95% मार्क्स का टारगेट आप माइंड में सोचोगे तभी आप प्लान बनाओगे। आपने प्लान बनाएगा कैसे कि बंदा कि अगर आपके पास 95% का टारगेट माइंड में नहीं होगा तो। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप विद अ जर्नल पर्पस। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले कोई भी कंपनी आप सेटअप कर रहे हो, अब सेटअप कर रहे हो तो सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव है ना। आज मैं हॉस्पिटल खोल रहा हूं तो ऑब्जेक्टिव है पेशेंट्स को ट्रीट करना। आज मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल रहा हूं तो ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स को पढ़ाना। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक उद्देश्य होगा। These specific goals to be taken to achieve the goals are decided. तो then specific goals and activities are to be taken. भाई अब आपने जो टारगेट सेट किया उस तक पहुंचने के लिए आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे उस दिशा में, उस डायरेक्शन में, और यही है आपकी प्लानिंग। जब तक आप स्टेप बाय स्टेप काम को नहीं करोगे तब तक आप कभी भी इस टारगेट पर पहुंच नहीं सकते। दस प्लानिंग इज पर्पसफुल। प्लानिंग इज पर्पसफुल का मतलब भाई फालतू के प्लान नहीं बनाने, भाई मुझे बैंक लूटना है या मुझे कोई क्राइम करना है, इन सबको हम प्लानिंग नहीं कह रहे। पर्पसफुल होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, सोशल होनी चाहिए, ये सब चीजें आपको यहां पर करनी है। तो प्लानिंग हैज नो मीनिंग अनलेस इट कंट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब भैया मैनेजमेंट की शुरुआत ही प्लानिंग से होगी। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो मैनेज किस चीज को करोगे। तो लिखता है इट लेज डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शंस। तो बाकी जो सारे फंक्शंस हैं उसके लिए ये एक बेस प्रोवाइड करता है। ऑल अनदर मैनेजर फंक्शन आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इट। तो प्लान को सेट करने के बाद ही बाकी सारे फंक्शन उसके अंडर काम करते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। दस वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर इंटरलेटेड एंड इक्वली इंपॉर्टेंट। प्लानिंग प्रोवाइड बेस फॉर ऑल अदर फंक्शंस। प्लानिंग परवेसिव है, मैंने आपको पीछे भी बताया है। परवेसिव मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह पर प्लानिंग है। पढ़ाई में प्लानिंग है, बिजनेस में प्लानिंग है, घर के काम में प्लानिंग है। तो प्लानिंग इज परवेसिव, प्रेजेंट एवरीवेयर। हर जगह पर, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, हर डिपार्टमेंट में आपको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ये सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है और किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का फंक्शन नहीं है। यहाँ पर जितने डिपार्टमेंट है सबको कुछ ना कुछ प्लान तो करना पड़ेगा। स्कोप ऑफ प्लानिंग हर जगह पर है। टॉप मैनेजमेंट के अपने अलग प्लान्स है, वो पूरी कंपनी के बारे में सोचेंगे। मिडल वाले सिर्फ डिपार्टमेंट के बारे में सोचेंगे। लोअर लेवल वाले डे टू डे ऑपरेशंस के बारे में सोचेंगे। प्लान तो सब करेंगे लेकिन कुछ बड़े प्लान्स बनाएंगे, कुछ छोटे प्लान्स बनाएंगे। प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस, अब नेवर एंडिंग प्रोसेस है। एक प्लान कंप्लीट होगा तो दूसरा प्लान शुरू हो जाएगा, तो प्लान तो चलता रहेगा। प्लान आर प्रिपेयर्ड फॉर पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाया जा सकता है। उसके बाद मंथ, क्वार्टर और ईयर के लिए भी बनाया जा सकता है। एट द एंड ऑफ ईच पीरियड देयर इज अ न्यू प्लान ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट एंड फ्यूचर का। तो बेसिक सी बात है भैया, एक प्लान खत्म होगा तो दूसरा प्लान शुरू हो जाएगा। आपने 12th में 95% मार्क्स ले लिए, 12th में 95% मार्क्स ले लिए तो क्या हो गया, कॉलेज में कौन सा एडमिशन लेना है, कॉलेज में एडमिशन हो गया तो पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे करनी है। तो एक प्लान खत्म होगा तो दूसरा प्लान ऑलरेडी शुरू हो चुका होगा। तो प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूटी ऑफ प्लानिंग इज रिलेटेड टू प्लानिंग साइकिल। ये कंटिन्यूटी तो हमेशा चलती रहेगी। प्लानिंग साइकिल रेफर्स टू द प्लान इज फ्रेम, इम्प्लीमेंटेड, फॉलोड बाय अदर प्लान एंड सो। तो एक प्लान बनाया, उसके ऊपर काम करना शुरू किया, इम्प्लीमेंट किया, वो पूरा हो गया तो नया प्लान आ गया। प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होती है, फ्यूचर के लिए की जाती है। भाई फ्यूचर के लिए किए जाने का मतलब क्या, तो लिखता है द बेसिक पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू फेस फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर में जो बदलाव हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, उसको अचीव करने के लिए, उसके साथ कोप अप करने के लिए, उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो।
टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और अब आप इसको ऐसे समझो कि बाहर नोटबंदी हुई है तो आपकी कोशिश क्या रहेगी कि आप इस टाइम पीरियड में सरवाइव कर जाओ। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने लॉसेस को कम करने की कोशिश करोगे। तो कहीं ना कहीं आपका प्लान जो है वो हमेशा फ्यूचर के लिए है। फ्यूचर में जो चेंजेस हो रहे हैं या तो वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे या तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट। ये हमने पीछे बिजनेस एनवायरनमेंट में भी पढ़ा है तो इसलिए हम इसको यहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाहर नोटबंदी हुई, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन। अब डिमोनेटाइजेशन जो है वो मोस्टली सारे के सारे जो कैश में डीलिंग कर रहे थे उन सब बिजनेसेस के लिए नुकसानदायक रही, लेकिन ये फायदेमंद भी रही किसके लिए? ऑनलाइन जो पेमेंट वॉलेट्स थे उनके लिए। तो पेटीएम, गूगल पे, इन सब के लिए ये फायदेमंद भी रही क्योंकि लोग शिफ्ट हुए तेजी से कैश वाली करेंसी या इकोनॉमी से डिजिटल करेंसी पर। तो कुछ चेंजेस जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी देंगे और कुछ चेंजेस जो है वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो प्लानिंग हमेशा लॉसेस को कम करने के लिए और प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए ही की जाती है। तो लिखता है इट्स एम्प्लाइज पीपिंग इनटू फ्यूचर, एनालाइज एंड प्रिडिक्टिंग इट। भैया झांको फ्यूचर के अंदर क्या चेंज हो रहे हैं उसे समझो और उसके हिसाब से ही अपने क्या करो, प्लान्स बनाओ। दस इट एसेंशियली इन्वॉल्व लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन एंड बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। तो हमेशा प्लानिंग आगे की जाएगी। पास्ट में तो आप गलतियों से सीख सकते हो लेकिन उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जहां पर भी लिखा हो अगला फीचर लिख रहा है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। तो इसमें एक्सप्लेनेशन क्या होगी? आपके पास काम करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं। अल्टरनेटिव में से आप जो सबसे बेस्ट होगा उसे आप क्या करने वाले हो, सेलेक्ट करने वाले हो। तो लॉजिकली प्लानिंग इन्वॉल्व चूजिंग अमंग द वेरियस अल्टरनेटिव। मैंने आपको कहा ना घूमने जाना, मेरे पास 3 ऑप्शन है, कार, बस और ट्रेन। अब यहाँ पर आप ये देखोगे कार के अंदर जो है भैया कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, टाइम सबसे कम लग रहा है। अच्छा, उसके बाद बस में कंफर्ट तो है लेकिन महंगी है। ट्रेन में कॉस्ट सबसे कम आ रही है लेकिन टाइम सबसे ज़्यादा लग रहा है। तो हर एक चीज के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ लॉसेस है अल्टरनेटिव्स के। अब आपको चेक करना है किस टाइम पर आपको कौन सी चीज चाहिए। इट प्रीसपोसेस द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्टरनेटिव। हम पहले से ही मानकर चलते हैं कि किसी न किसी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इट दस इन्वॉल्व थ्रू एग्जामिनेशन इवेल्युएशन ऑफ ईच अल्टरनेटिव एंड चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। तो आपको यहां पर क्या करना है? जो सबसे बेहतरीन प्लान है, जो सबसे बढ़िया प्लान है, उसी को आपको यहां पर सेलेक्ट करना है वेरियस अल्टरनेटिव्स में से। तो दस इट इज कंसर्न्ड विद डिसीजन मेकिंग। व्हेन द नीड ऑफ प्लानिंग अराइज। प्लानिंग की नीड या इसकी जरूरत आपको कब फील होती है? इफ देयर इज ओनली वन पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। अगर आपके पास एक ही ऑप्शन होता, भैया आप कहीं घूमने जा रहे हो, से मुझे फॉरेन कंट्री में जाना है तो मुझे एयरप्लेन से जाना पड़ेगा। अब जाना पड़ेगा तो मेरे पास ना कार का ऑप्शन है ना बस का ऑप्शन है, तो डिसीजन मेकिंग कैसी? जब ऑप्शन ही एक है तो फिर आपके पास डिसीजन का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो देयर इज नो नीड ऑफ प्लानिंग बिकॉज देयर इज नो चॉइस। तो जहां पर चॉइस होगी वहीं पर ही डिसीजन होगा। जहां पर चॉइस नहीं है, जहां पर कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब आपको चॉइस का भी कोई मौका नहीं है। देयरफॉर नीड ऑफ प्लानिंग अराइजेस व्हेन नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। भैया दिमागी कसरत है। दिमागी कसरत का मतलब क्या हुआ कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन माइंड के अंदर अंदर। ये फिजिकल वर्क नहीं है। प्लानिंग रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ माइंड। आपको अपना दिमाग चलाना पड़ता है। फोरसाइट, दूरदर्शिता सोचनी पड़ती है। इंटेलिजेंट इमेजिनेशन, आपको सोच समझकर समझदारी। और साउंड जजमेंट, किसी न किसी जो इवेंट या जो लेन देन हो रहा है उसे आपको बहुत डेप्थ में स्टडी करना पड़ता है। जब तक आप इसे ऐसे नहीं समझोगे तब तक आपका फायदा नहीं होगा। इट रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग। ये आपकी लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग पर वर्क करती है। यहां पर तुक्का मारना, गैस मारना अलाउड नहीं होता। तो थिंकिंग और डूइंग एक्टिविटी है। प्लानिंग इज बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब अपना दिमाग यूज करना, माइंड यूज करना, और थिंकिंग रादर देन डूइंग बिकॉज इट डिटरमाइंस द एक्शन
टू बी टेकन। तो ये कह रहे हैं कि पहले सोच लो भैया करना क्या है, सोचने के बाद ही करना है, बिना सोचे समझे यहाँ पर कुछ नहीं करना। तो ये बहुत ही सारे फीचर्स थे आपके। एक बार जो फीचर्स है उसे 2 बार रिवाइज करो, समझो, स्टोरी क्रिएट करो, आपको बहुत इजीली ये याद हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, फीचर्स का मतलब तो कहीं ना कहीं वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, प्लानिंग क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है, या प्लानिंग में हम क्या क्या करते हैं, प्लानिंग कैसा है, ये सब चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन वो जब मेरे से पूछे कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस बताओ, प्लानिंग के फायदे बताओ, आज मैं चीज़ों को पहले से ही प्रिडिक्ट करके चल रहा हूँ। पहले से ही प्रिडिक्ट करने का मतलब क्या? मैं सोच समझ कर फ्यूचर के अंदर कदम उठा रहा हूँ, तो क्या होगा? तो भाई मुझे गोल अचीव करना ईजी हो जाएगा। अच्छा, मुझे नुकसान होने के चांसेस कम हो जाएंगे, मेरी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो ये सब चीजें, तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। सबसे पहला काम, प्लानिंग आपको रास्ता दिखा रहा है, जिस रास्ते पर आपको चलना है। मैंने कहा भैया मुझे 95% मार्क्स लेने हैं, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग ने आपको क्या दिखाया? रास्ता, कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस में कितनी केस स्टडीज़ करनी है, कितनी मेहनत करनी है, थ्योरी कितनी पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है, ये सब चीज़ें। बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन। तो कहीं ना कहीं इसने आपको बताया कि काम कैसे करना है, किस डायरेक्शन में करना है, किस रास्ते पर चलना है, तभी आप यहाँ पर इजीली अपना काम कर पाए। थोरो वेल defined goals under planning, employees are aware what organization has to do, organization को क्या करना है, why, what they must do to achieve these goals। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर बताया कि करना क्या है और कैसे आप इस गोल्स को अचीव कर पाओगे, ये सारी चीज़ें। तो पहले आपने बताया मुझे 95% मार्क्स लेने हैं, और इस 95% मार्क्स को लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। Thorough planning departments through planning departments and individual in the organization are able to work in coordination। सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होंगे। इफ देयर इज नो प्लानिंग, प्लानिंग ही नहीं होगी, तो एम्प्लॉय वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन, लोग अलग अलग डायरेक्शन में वर्क करेंगे, हर बंदा अपनी मर्जी से काम कर रहा होगा, किसी को पता ही नहीं होगा कि करना क्या है। The organization would not able to achieve its desired goals। Planning reduce risk of uncertainty। अभी अभी मैंने कहा ना, जब मैं फ्यूचर को समझ जाऊंगा, फ्यूचर का अंदाजा लगा लूंगा, तो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को कम कर सकता हूं। जीरो कभी नहीं कर सकता फ्यूचर के लॉसेस को, फ्यूचर के खतरे से मैं बच नहीं सकता, भाग नहीं सकता। हाँ, मैं पहले से प्रिपेयर हो सकता हूं, मैं तैयार हो सकता हूं, लॉसेस को कम से कम करने की कोशिश कर सकता हूं। तो प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी। भाई अनसर्टिनिटी क्यों है? अनसर्टिनिटी इसलिए क्योंकि फ्यूचर के बारे में आपको पता ही नहीं, नेक्स्ट पल क्या होना है आपको पता ही नहीं, वो अनसर्टेन है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच enables द मैनेजर टू लुक अहेड। तो प्लानिंग एक एक्टिविटी है जिसके अंदर आप फ्यूचर को क्या करते हो, लुक आफ्टर करते हो, एंड एंटीसिपेट द चेंजेस। एंटीसिपेट का मतलब फिर से एस्टिमेट, आप यहाँ पर इस वर्ड को लिख सकते हो एस्टिमेट, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वर्ड आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगेगा, तो इसीलिए आप एस्टिमेट चेंजेस लिख सकते हो। बाय डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट जॉब्स टू बी परफॉर्म, प्लानिंग शो द वे टू डील विथ चेंज एंड अनसर्टेन इवेंट। तो प्लानिंग आपको मदद करती है कि फ्यूचर में होने वाले चेंजेस को किस तरीके से आप टैकल करोगे, किस तरीके से आप सोल्व करोगे, ये सारी चीज़ें। तो चेंजेस और इवेंट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। फिर से वो वही बात कह रहा है कि भाई मैं चेंजेस को रोक नहीं सकता, बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड, अंदाज़ा लगा सकता हूँ। मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू देम कैन बी डेवलप्ड, मैनेजर कैसे रिस्पॉन्स करेगा इसको भी मैं डेवलप कर सकता। प्रोड्यूस प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अब प्लानिंग रिड्यूस करती है, प्लानिंग कम करती है ओवरलैपिंग और वेस्टफुल, यानी आपने सभी बंदों को काम बता दिया किसको क्या काम करना है। अब ना तो कोई डबल काम करेगा, ना कोई डुप्लीकेट काम करेगा, ना ही कोई दूसरे के काम में टांग अड़ाएगा। आ रहा है लॉजिक समझ में? भाई मैंने परचेज वालों को कहा सामान खरीदने का काम तुम्हारा है, मैंने सेल्स वालों को कहा सामान बेचने का काम तुम्हारा है, तो जितना भी सामान खरीदना होगा वो परचेज वाले खरीदेंगे, सेल वाले का कोई मतलब नहीं।
अब खरीद कर रख दिया, बेचने की जिम्मेदारी सेल वालों की है, परचेज का कोई मतलब नहीं। तो यही बात वो यहां कह रहा है। प्लानिंग सर्व एज ए बेसिस फॉर कोऑर्डिनेशन द एक्टिविटीज एंड द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिवीजन, डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल्स। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग एक्सेट्रा। तो सबको पता है उसका काम क्या है। अब काम क्या है तो कंफ्यूजन नहीं होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कोई दूसरे के काम में जाके टांग नहीं अड़ाएगा, क्लैरिटी इन थॉट रहेगी काम या एक्शन में भी, हैंस मिनिमाइज यूजलेस रिडंडेंट एक्टिविटी। तो बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा आपकी एक्टिविटीज को। बिकॉज ऑफ प्लानिंग वर्क इज कैरिड आउट स्मूथली विदाउट इंटरप्शन। तो प्लानिंग के बिना आपका वर्क जो है वो विदाउट इंटरवेंशन के बिना हो नहीं सकता। तो प्लानिंग करोगे तो स्मूथली काम होगा, प्लानिंग करोगे तो बिना प्रॉब्लम के, बिना रुकावट के, बिना रोक टोक के आपका सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। इट ऑल्सो मेक ईजियर टू डिटेक्ट इनएफिशिएंसीज। प्लानिंग आपको हेल्प करती है कि कहाँ पर गड़बड़ है उसे पता करो, एंड टेक करेक्टिव एक्शन, और करेक्टिव एक्शन लो उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए। प्लानिंग इन्वॉल्व्स इनोवेटिव आइडियाज। तो प्लानिंग प्रमोट करती है इनोवेटिव आइडियाज को। मैंने आपको यहां पर लिखा था क्रिएटिविटी। भाई प्लानिंग है, माइंड में सोच रहे हो किसी काम को और बेहतर कैसे करूं, और बेहतर कैसे करूं, कॉस्ट कैसे कम आएगी, प्रॉफिट ज़्यादा कैसे होगा, तो माइंड चलेगा, और माइंड चलेगा तो क्रिएटिव थिंकिंग आएगी। वाइल प्लानिंग सेलेक्ट बेस्ट आउट ऑफ मैनी न्यू आइडियाज इमर्ज। तो मैं कहता हूं कि प्लानिंग का काम ही बेस्ट से बेस्ट निकाल कर लेकर आना है। तो जब आप बेस्ट की तलाश करोगे तो नए नए आइडियाज आएंगे। अब नए नए आइडियाज आएंगे, वही इनोवेशन है। सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन, न्यू आइडियाज कैन टेक द शेप ऑफ कंक्रीट प्लान। और अगर आपको कोई नया आइडिया आता है तो आप उसी के ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर दोगे। प्लानिंग इज द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी। मोस्ट चैलेंजिंग क्यों है? प्लानिंग बढ़िया है तो सक्सेस 100% है, प्लानिंग ही खराब है तो भैया सक्सेस के चांसेस ही कम हो गए। तो इट गाइड्स all future action, leads to growth and prosperity of the business. Planning facilitates decision making. Planning आपको डिसीजन लेने में मदद करती है। तो लिखता है प्लानिंग helps the manager to look into future, make a choice of among various alternatives. Planning set the target of decision maker and also laid down the criteria evaluating the course of एक्शन। तो प्लानिंग बेसिकली आपको कई सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, उसके बाद वो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव बता देती है। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि भाई ये मुझे हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है। दस प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग कहीं ना कहीं आपके कंट्रोलिंग के लिए भी स्टैंडर्ड को सेट कर रही है। कैसे सेट कर रही है? इट इन्वॉल्व स्टैंडर्ड सेटिंग अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर। तो देखो ये प्लानिंग जो है ना, ये टारगेट सेट कर रही है। अब टारगेट को चेक कौन करता है? कंट्रोलिंग। तो ये बेसिकली मैं कह सकता हूं कि प्लानिंग में जो टारगेट सेट हुआ, कंट्रोलिंग चेक करेगी कि ये टारगेट आपने अचीव किया या नहीं किया, और कहां पर कमी रह गई आप उसे दोबारा से एनालाइज या रिव्यू करने की कोशिश करोगे। कंपेयर अंडर द कंट्रोलिंग। और अगर आपको कोई डिफरेंस, डेविएशन का मतलब, देखो ये वर्ड कहीं ना कहीं मुश्किल है तो मैं इसको लिख रहा हूं डिफरेंस। अब मैं इसको आपको एग्जांपल देता हूं। आपने यहां पर स्टैंडर्ड सेट किया कि आप बोर्ड के अंदर 95% मार्क्स लाओगे, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस प्री बोर्ड में आपके मार्क्स आ रहे हैं 85%। तो आपने क्या देखा कि भैया इसके बीच में डिफरेंस है, डेविएशन है 10% की। तो कहां पर कमी रह गई? 10% को कवर करने की। तो अब वो प्री बोर्ड से लेके बोर्ड के बीच में वो 10% की जो कमी आपके प्री बोर्ड्स में रह गई, आप उसे दूर करोगे, करेक्ट करोगे, ताकि आप 95% के टारगेट तक पहुंच पाओ। तो ये स्टैंडर्ड जो सेट हो रहा है, इसी बेसिस पर आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। अगर प्लानिंग आपको ये स्टैंडर्ड नहीं देता तो कंट्रोलिंग बेचारी करती ही क्या? तो प्लानिंग इज प्री रिक्विजिट। प्लानिंग ही आपकी प्री रिक्वायरमेंट है कंट्रोलिंग की। इफ देयर आर नो गोल्स, अगर कोई गोल ही नहीं होता, 95% का टारगेट ही नहीं होता, तो बेचारी कंट्रोलिंग चेक किसको करती, करेक्ट किसको करती? तो कंट्रोलिंग पॉसिबल ही नहीं थी। द नेचर ऑफ करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड कब? जब डेविएशन पाई जाएंगी। क्लियर?
इसके बाद आपके पास आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब लिमिटेशंस को समझो। लिमिटेशंस का मतलब है कहीं ना कहीं प्लानिंग की प्रॉब्लम। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। देखो अभी अभी मैंने कहा प्लानिंग की वजह से ना बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज आएंगे आएंगे नो डाउट, लेकिन आपने एक आइडिया को सेलेक्ट कर लिया, उसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो अब आप उस आइडिया को चेंज नहीं कर सकते। इसको आप ऐसे समझो, मेरे माइंड में आया कि मैं गारमेंट्स का बिजनेस करूंगा, मैं शू इंडस्ट्री में बिजनेस करूंगा, या मैं से मोबाइल्स का काम करूंगा। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आए, ठीक है। ये ऑप्शंस प्लानिंग पहले तो कर सकता हूं। अब मैंने गारमेंट्स का बिजनेस शुरू कर लिया, ले भाई कपड़े का काम करेंगे, और मैंने इसमें 1-2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब जैसे ही मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो ये बाकी दोनों ऑप्शन मेरे लिए खत्म हो गए। अब मैं चाह कर भी इन दोनों बिजनेस को देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने पैसे लगा दिए गारमेंट्स में। तो अब आप जो भी आइडियाज, जो भी थॉट प्रोसेस लाओगे, वो सिर्फ गारमेंट बिजनेस की होगी। तो वो कह रहा है कि एक बार आप रास्ते पर बढ़ गए, उसके बाद वो रिजिड हो जाएगा, फिर उसे आप बार बार चेंज नहीं कर पाओगे। तो अ स्पेसिफिक प्लान कैन बी ड्रॉन अप क्लियरली, इंडिकेट्स द स्पेसिफिक गोल टू बी अचीव्ड बाय वे ऑफ डूइंग द वर्क। मैनेजर्स आर नॉट इन ए पोजिशन टू चेंज इट। अब मैं बार बार चेंज नहीं कर सकता। आप इसको और इजी कर सकते हो। जब आप 10th क्लास में थे तो आपके पास 4 ऑप्शन थे, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स। सपोज आपने कॉमर्स ले ली, अब आपको 2 साल हो गए पढ़ते हुए। अब आप 2 साल के बाद क्या ये सोच सकते हो कि यार मैं तो वो मेडिकल ले लेता? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? नहीं। अब उस टाइम पर मेरे पास डिसीजन लेने के लिए ऑप्शंस थे, लेकिन एक बार मैं इस रास्ते पर बढ़ गया, अब मैं वापस नहीं जा सकता। तो इट लीड्स टू रिजिडिटी। व्हाट इज नेसेसरी फॉर प्लानिंग? मैनेजर नीड्स टू गिव सम फ्लेक्सिबिलिटी। छोटी मोटी फ्लेक्सिबिलिटी आप ले सकते हो। इसको आप ऐसे समझो कि आप कॉमर्स में हो तो इकोनॉमिक्स और मैथ्स में से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, छोटी मोटी आप यहां पर एडजस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन पूरी स्ट्रीम को आप यहां पर चेंज नहीं कर सकते। टू एबल टू कोप अप विद द चेंज सर्कमस्टांस, अदरवाइज इट मे नॉट टर्न आउट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने बिजनेस शुरू करने के बाद बिजनेस को चेंज करने की कोशिश करी तो बहुत हैवी लॉसेस, बहुत ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं। इवन आपकी फैक्ट्री या कंपनी भी बंद हो सकती है। प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। अब डायनामिक एनवायरनमेंट का मतलब मुझे पता है, जो एनवायरनमेंट बदलता रहता है। अब अगर बार बार तेजी से आपका एनवायरनमेंट बदलता रहेगा तो यहां पर प्लानिंग काम नहीं करेगी। भाई स्टेबल एनवायरनमेंट में प्लानिंग अच्छी काम करती है, क्योंकि वो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर अनसर्टेन है ये भी ओके, लेकिन अगर तेजी से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो प्लानिंग भी बेचारी आप थोड़ी बहुत चेंजेस कर पाओगे, ज़्यादा चेंज नहीं। तो प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, नथिंग इज कांस्टेंट, विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली एसेस द फ्यूचर नीड्स। तो बेसिकली आप यहाँ पर कह रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो बहुत तेजी से चेंज होता है। अब तेजी से चेंज होगा तो प्लानिंग आप कितना ही बढ़िया प्लान बना लो, लेकिन वो फ्लॉप होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। देयरफॉर प्लानिंग कैन नॉट फोरसी एवरीथिंग। भैया ये कोई साधु बाबा वाली सिद्धि तो है नहीं कि जिसमें आपने फ्यूचर को देख लिया, भाई यही होगा, जाओ मैंने कह दिया, ऐसा नहीं है। प्लानिंग अंदाजा लगा सकती है फैक्ट और फिगर्स पर, एक्यूरेटली अंदाजा नहीं लगा सकती। देयर में बी ऑब्स्टेकल्स टू इफेक्टिव प्लानिंग। तो बाहर के आपके 5 एनवायरनमेंट आपने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। ये चेंज होते रहते हैं, तो आपको भी इसके हिसाब से प्लानिंग में चेंज करना पड़ता है। प्लानिंग आपकी क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देती है। ये वही रिजिड वाले पॉइंट का एक्सटेंशन मान लो कि भाई आप एक रास्ते पर बढ़ गए, आपने गारमेंट बिजनेस शुरू कर लिया, तो अब आपको ख्याल भी सिर्फ गारमेंट्स के ही आएंगे, प्लान भी सिर्फ गारमेंट्स वाले बिजनेस के ही बनेंगे, बाकी दोनों बिजनेस तो माइंड से फेंक दो। तो लिखता है प्लान ड्रॉन अप बाय टॉप मैनेजमेंट एंड रेस्ट मेंबर हैज जस्ट टू इंप्लीमेंट देम। दे आर नाइदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम दीज प्लान। अब भाई टॉप मैनेजमेंट ने, कंपनी के मालिक ने कहा है जी मुझे गारमेंट के बिजनेस की सेल बढ़ानी है 20%, तो मैनेजर को भी ख्याल सिर्फ 20% गारमेंट्स का ही आना चाहिए। वो ये नहीं कह सकता जी शू इंडस्ट्री के अंदर बहुत मार्जिन था, इसकी तो बहुत डिमांड आ रही थी, मैं इसकी सेल तो फटाक से बढ़ा देता, ये गारमेंट की सेल की बिजनेस मुझसे नहीं होगी। तो ऐसा नहीं हो सकता। मिडल वाले, लोअर वालों को वही प्लान पर फॉलो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा जो टॉप मैनेजमेंट ने बना कर दिए।
These plans are not permitted to act their own. Thus, much of initiative and creativity of decision maker get lost or reduced. Most of the time, employer does not even attempt to formulate the plan. They only carry out the order. तो कई बार तो मैनेजर्स बेचारे अपना कुछ प्लान ही नहीं बनाते, जो उनको मालिकों ने ऑर्डर दिया है वो उसी को फॉलो करते हैं. Planning is way reduce the creativity since some people tend to think along the same line as others. तो वो कह रहे हैं कि एक जैसे फील्ड में काम करोगे तो लोगों की सोच भी ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती है, इसलिए आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है. प्लानिंग बहुत ज़्यादा टाइम मांगती है, बहुत ज़्यादा खर्चा मांगती है. क्यों? कोई भी आज आप प्लान करने वाले हो, आज मुझे एक 100 करोड़ रुपए का बिजनेस सेटअप करना है, तो उसके लिए पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, 5-6 महीने लगेंगे, डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा. तो प्लानिंग में टाइम भी बहुत लगता है, कॉस्ट भी बहुत लगती है. व्हेन प्लान्स आर ड्रॉन, ह्यूज कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेशन ऑफ दीज प्लान in terms of time and money. The cost incurred so many times just not benefit the derived plans. For example, checking accuracy of the fact may involve lot of time and money. तो यहाँ पर आप एक्यूरेसी को चेक करते हो, ये पता करते हो कि भाई जो प्लान मैं बनाने जा रहा हूँ वो सही है या नहीं है. तो बेसिकली इसके अंदर आपको टाइम और मनी बहुत ज़्यादा लगती है. डाटा इकट्ठा करना, डाटा मांगना, कलेक्ट करना, इन सब में आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत खर्च होती है. तो लिखता है डिटेल प्लान्स रिक्वायर साइंटिफिक असर्टेन्स कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स. देर आर नंबर ऑफ इंसिडेंटिकल कॉस्ट. आपको बोर्ड मीटिंग्स करनी पड़ती है, एक्सपर्ट से बात करनी पड़ती है, इन्वेस्टिगेशन कई बार कुछ जगह जगह पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है. भाई आज मैं प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ, से नॉर्थ इंडिया के अंदर मेरा प्रोडक्ट बहुत सुपर डुपर हिट है. अब ये ज़रूरी थोड़ी है यार, नॉर्थ इंडिया में चल रहा है तो साउथ इंडिया में भी चलेगा. लोगों का टेस्ट, लोगों का प्रेफरेंस अलग है. तो अब मुझे अपना प्रोडक्ट लेके जाना पड़ेगा, लोगों को टेस्ट कराना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा भैया ये पसंद आ रहा है क्या, अब उनसे फीडबैक लेना पड़ेगा. बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों को करने में. तो लिखता है प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट. प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. भैया प्लानिंग एक दिन में नहीं हो जाती, या रात को आप सोए सुबह उठे लो जी प्लान तैयार है, ऐसा नहीं होता. प्लानिंग आर टेकन मच टाइम एंड देयरफॉर इट नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन. तो लिखता है प्लान ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. क्या पता इम्प्लीमेंट करने में इतना टाइम लगे ना लगे, लेकिन उसे बनाने में, एक परफेक्ट प्लान तैयार करने में बहुत टाइम लगता है. बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग प्रोसेस इट कैन नॉट फेस सडन एमरजेंसीज. अब इसके अंदर टाइम पीरियड ज़्यादा है, बढ़िया प्लान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, 5-6 महीने लग गए उसे बनाते, और भैया उसके अंदर फिर चेंजेस आ गए, एनवायरनमेंट फिर चेंज हो गया. तो इसीलिए भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. भाई बढ़िया प्लान तैयार किया, बहुत बढ़िया प्लान मैंने तैयार किया, और वो भी फ्लॉप होने के चांसेस हैं. अब इसका मतलब क्या हुआ कि बेस्ट से बेस्ट प्लान, वर्ल्ड का सबसे टॉप थिंकर भी फेल हो सकता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में क्या चेंज होगा इसकी आप कोई गारंटी नहीं ले सकते. मैनेजर हैव टेंडेंसी टू रिलाइज ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान. भाई मैनेजर्स के पास क्या है, पिछले लोगों ने क्या किया था इस प्रॉब्लम में, उससे जानकारी इकट्ठा करो और आप भी कुछ ना कुछ स्टेप्स ले सकते हो. बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू कि अ प्लान वर्क बिफोर इट विल वर्क अगेन. भाई सपोज करो, मैं कह रहा हूँ जैसे लॉकडाउन 1, कोरोना टाइम की बात कर रहा हूँ. कोरोना टाइम में लॉकडाउन 1 में जो लोगों ने किया, क्या ज़रूरी है लॉकडाउन 2 में भी लोगों ने वही सेम किया? लॉकडाउन 1 में लोगों ने 6-6 महीने का खाना भर के रखा, 3 महीने का खाना भर के रखा. क्या लॉकडाउन 2 में भी ऐसा करा? नहीं किया. क्यों? क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि लॉकडाउन 1 में कौन कौन सी चीज़ें करना ज़रूरी है और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी नहीं है. तो बिसाइड दिस देयर आर सो मैनी फैक्टर्स दैट आर टू बी कंसीडर. तो किसी भी डिसीजन को पहुंचने से पहले आपको बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है. दिस काइंड ऑफ complacency and false sense of security में actually leads to failure instead of success. अब यही प्रॉब्लम्स आपको कहीं ना कहीं सक्सेस पर ले जाने की जगह आपको ये फेलियर की तरफ ले जाती है. तो यही है आपके सारे के सारे लिमिटेशन. इसके बाद आपके पास आ जाती हैं केस स्टडीज़. अब ये जितनी भी केस स्टडीज़ हैं, ये मैं आपको एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ, मैं उसके अंदर आपको ये करवाऊँगा.
फ़िलहाल मेरी वीडियोस एज इट इज़ अपलोड होती रहेंगी मेरे चैनल पर, ताकि आपको ये वीडियोस फ्री में एक्सेस मिले। लेकिन केस स्टडीज़ हो गई, उसके बाद एमसीक्यूज़ हो गए, उसके बाद सैम्पल पेपर हो गए, ये सब भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। और एक मिनिमम से बेसिक रेंज के अंदर मैं अपना कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ। उसके अंदर आपको ये सारी फैसिलिटीज़ भी मिलेगी, और उसके अंदर आपको ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी मैं आपको लाइव प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो इसलिए इससे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका प्लानिंग प्रोसेस। अब प्लानिंग प्रोसेस क्या है और प्रोसेस को हम कैसे लिखेंगे। प्रोसेस कहीं भी आपके पास आएगा तो आपको लाइन वाइज ही लिखना है, इसमें कोई भी स्टेप को हम आगे पीछे नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको इसके कीवर्ड्स, मैनिमोनिक्स अपने तरीके से डेवलप कर सकते हो, कोई भी तरीका आप यहाँ पर लगा सकते हो। मैं आपको स्टोरी फॉर्मेशन में समझाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये स्टोरी याद रहेगी तो आप इजीली इसको रिकॉल कर पाओगे। तो सबसे पहले प्लानिंग प्रोसेस में आपका सबसे पहला काम है ऑब्जेक्टिव को सेट करना। तो सबसे पहले लिखता है ऑब्जेक्टिव गोल्स रेफर्स टू द व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। मैंने आपसे कहा कि भाई मैं 95% मार्क्स लेना चाहता हूँ। एक कंपनी ने कहा मैं 10 करोड़ की सेल इस महीने करना चाहता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या है, ये बेसिकली आपका एक ऑब्जेक्टिव है, एक टारगेट है जो आप एक टाइम पीरियड में अचीव करना चाहते हो। इट इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। ये आपका सबसे पहला स्टेप है, कदम है जिसके ऊपर आप बढ़ रहे हो। ऑब्जेक्टिव में बी सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं चाहूं तो पूरी कंपनी के लिए ऑब्जेक्टिव सेट कर सकता हूं सॉरी मैं चाहूं तो पूरी कंपनी के लिए ऑब्जेक्टिव सेट कर सकता हूं, मैं किसी एक डिपार्टमेंट के लिए, किसी एक यूनिट के लिए भी सेट कर सकता हूं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। दे गिव डायरेक्शन टू ऑल एक्टिविटीज़। अब ये आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे सारी की सारी एक्टिविटीज़ के लिए। अब एक्टिविटीज़ का मतलब क्या, कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कौन सा डिपार्टमेंट किस टाइम पर क्या काम करेगा, ये आपके सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। टू इंक्रीज द सेल बाय 15% कुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने कहा कि आपको सेल को 15% बढ़ाना है। अब जब 15% आप सेल बढ़ाने की बात करोगे तो परचेज वालों को रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, प्रोडक्शन वालों को ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, सेल वालों को ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी सामान को बेचने के लिए। तो ये सारी एक्टिविटीज साइड बाय साइड वर्क करेगी। Organizational objectives should be stated clearly for all departments, all units and employees. Departments set their own objective. आपने 15% सेल का टारगेट बता दिया, अब हर डिपार्टमेंट अपने तरीके से अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेगा ताकि वो अपने इस 15% के टारगेट को अचीव कर सके। ऑब्जेक्टिव हैज़ टू प्रोलोकेट डाउन टू ईच यूनिट एंड एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल। तो आपको यहाँ पर अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है पूरे के पूरे आपको यहाँ पर समझाने हैं अपने मिडिल लेवल, लोअर लेवल को, और इवन प्लेटफॉर्म एरिया करो। दूसरा है डेवलपिंग प्रीमिसेस। अब डेवलपिंग प्रीमिसेस का मतलब क्या है, आपने कहा जी मैं 15% सेल करूंगा, ये पूरे साल की कहानी है, लेकिन इसके अंदर लॉकडाउन लग गया। क्यों? क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन है, और अनसर्टेन होता है तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए डेवलपिंग प्रीमिसेस का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर अजम्पशन तो ले रहे हो, यानी आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव तो सेट कर रहे हो लेकिन कुछ अजम्पशंस के साथ, अगर ऐसा हो गया तो लिखता है प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन। एवरी प्लानर इज बाउंड टू यूज conjecture अबाउट व्हाट इज हैपन इन फ्यूचर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसे कुछ ना कुछ गैप लेकर चलना पड़ता है, कुछ ना कुछ एजम्पशंस लेकर चलनी पड़ती है कि फ्यूचर में अगर ऐसा हो गया तो भाई मैं 15% अचीव नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैं 10% तो अचीव कर ही लूंगा। तो आप इसको अपनी भाषा में समझो, अगर कंडीशन नॉर्मल रही तो मैं 15% सेल का टारगेट अचीव करूंगा, लेकिन बाई चांस अगर लॉकडाउन आ गया तो मैं 10% तक का टारगेट हिट कर लूंगा। देयरफॉर मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर, और इन्हीं अजम्पशंस को हम यहां पर क्या कहते हैं, प्रीमिसेस। Assumption are the base material upon which plans are drawn। और ये assumptions आती कहाँ से? फोरकास्ट, अंदाज़ा लगाने से, एग्जिस्टिंग जो प्लान चल रहा है उससे, और पास्ट में
पहले की घटनाओं को देखते हुए मैं ये अजम्पशंस को स्टडी करता हूँ। ऑल द मैनेजर्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग शुड बी फेमिलियर विद एंड यूज द सेम अजम्पशंस। तो कहीं ना कहीं प्रीमिसेस को डेवलप करना है तो कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं जिसके हिसाब से आप अपने टारगेट को अचीव करोगे। इसके बाद आपके पास तीसरा ऑप्शन आ जाता है, तीसरा प्रोसेस का पार्ट आ जाता है, स्टेप आ जाता है आइडेंटिफाई। और आइडेंटिफाई का मतलब मैंने आपको कहा कि मुझे घूमने जाना है तो मेरे पास 3 ऑप्शन है, कार, बस और ट्रेन। ठीक है, फॉरेन कंट्री जाना तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने कहा एयरप्लेन यूज़ करना पड़ेगा भाई, कार, बस और ट्रेन तो जा नहीं रही। तो इसीलिए आइडेंटिफाई का मतलब क्या है? आइडेंटिफाई का मतलब है आप यहाँ पर पता कर रहे हो कि किस काम को कितने तरीके से किया जा सकता है। तो वंस द ऑब्जेक्टिव आर सेट, अजम्पशंस आर मेड। आपने पहले 2 काम कर लिए, ऑब्जेक्टिव को सेट कर लिया, डेवलपिंग प्रीमिसेस कर लिया, अब आप यहां पर देखोगे कि एक काम कितने तरीके से हो सकता है। द नेक्स्ट स्टेप वुड बी एक्ट अपॉन देम। अब उसके ऊपर आपको यहां पर काम करना है। देर आर मैनी वेज टू एक्ट एंड अचीव द ऑब्जेक्टिव। किसी भी काम को करने के लिए आपके पास ढेर सारे तरीके, ढेर सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। नाउ द प्लानर्स आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई वेरियस अल्टरनेटिव। अब प्लानर्स को यहाँ पर डिसाइड करना है, आइडेंटिफाई करना है कि आपको किसी भी काम को करने के कितने तरीके अवेलेबल हैं। तो अब वो आपकी एक लिस्ट बनाने वाले हैं। द कोर्स ऑफ एक्शन मे बी टेकन आउट आइदर रूटीन और इनोवेटिव। दो काम जैसे चल रहा है वो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो, वो भी आप उस कह सकते हो लिस्ट में डाल सकते हो, या फिर आप इनोवेटिव आइडियाज़ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। एंड इनोवेटिव कोर्स मे बी अडॉप्टेड बाय इन्वॉल्विंग मोर पीपल एंड शेयरिंग देयर आइडियाज़। इट इज़ द प्रोजेक्ट इज इंपॉर्टेंट, मोर अल्टरनेटिव शुड बी जनरेटेड। अगर प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले ही आप बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को चेक कर लोगे थ्रू डिस्कस अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इवेल्युएट करना, एनालाइज करना, उसके प्रोज एंड कॉन्स, सीधी भाषा में उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स देखना। प्रोज एंड कॉन्स याद नहीं रह रहा, मुश्किल सा लग रहा है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना। तो एट दिस स्टेप पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव आर टू बी एनालिसिस। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि किस प्रोजेक्ट के किस तरीके के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या है। मैंने आपको जैसे कहा मुझे घूमने जाना है, कार, बस और ट्रेन। मैंने कहा भैया कार जो है सबसे कॉस्टली पड़ेगी, सबसे महंगी, लेकिन टाइम सबसे कम लेगी, कंफर्ट सबसे ज़्यादा होगा। ट्रेन सबसे सस्ती पड़ेगी लेकिन टाइम ज़्यादा लेगी, कंफर्ट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी है, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स चेक करने हैं। ईच कोर्स हैज़ मैनी वेरिएबल्स। हर एक कोर्स में कई सारे वेरिएबल्स होते हैं, लाइक टाइम, कॉस्ट, विच हैज़ टू बी वेटेड अगेंस्ट वन अनदर। और तो मुझे एक दूसरे के साथ क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ईच प्रपोजल, उसे मैं इवेल्युएट करूंगा, एनालाइज करूंगा इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव। तो अब मैं उसे अपने ऑब्जेक्टिव से कंपेयर करूंगा भैया कि मैं अपने ऑब्जेक्टिव को इस प्रोसेस, इस तरीके के थ्रू अचीव कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो लिखता टू एवेल्युएट फाइनेंशियल प्लान इट इज मोस्ट कॉमन टू यूज रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। तो जब भी आप फाइनेंशियल प्लान की बात करते हो, कहीं से पैसा उठाने की बात करते हो, तो रिस्क कितना है, उसमें रिटर्न कितना है। आप कहीं पर पैसा लगा रहे हो, 100 करोड़ रुपए आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसका खर्चा कितना आ रहा है, रिस्क कितना हो रहा है, रिटर्न कितना आ रहा है, ये सब चीज़ें आप चेक करते हो। रिस्की इन्वेस्टमेंट होगी तो रिटर्न भी आपको हायर चाहिए होगा। To evaluate such proposal, detailed calculation earnings, अर्निंग पर शेयर, इंटरेस्ट, टैक्स, डिविडेंड, हर तरह की डेप्थ स्टडी या इवेल्युएट करता हूँ। सेलेक्टिंग द अल्टरनेटिव, जो सबसे बेस्ट प्लान होगा ना उसी को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ रियल डिसीजन मेकिंग। ये है आपका वो पॉइंट जहाँ पर आप क्या करने वाले हो, रियल डिसीजन मेकिंग करने वाले हो। बेस्ट प्लान को आप अडॉप्ट करने वाले हो जो फिजिबल है, प्रॉफिटेबल है, लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। अब भाई ऐसा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे ना, ऐसा रास्ता सिलेक्ट करोगे जिसमें खर्चा कम आए, प्रॉफिट ज़्यादा हो, अच्छा बेनिफिट ज़्यादा हो, डिसएडवांटेजेस कम हो, यही वो यहाँ पर लिख रहा है। मोस्ट प्लान्स आर नॉट ऑलवेज सब्जेक्ट टू मैथमेटिकल एनालिसिस। ज़्यादातर मैं चीज़ों को ऊपर एनालिसिस नहीं कर पाता, तो सब्जेक्टिविटी और एक्सपीरियंस ही मैटर करता है ऐसी जगह पर। तो अ कॉमन कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान मे बी सिलेक्टेड
इंस्टेड ऑफ वन। तो कई बार मैं एक से ज़्यादा प्लान भी सेलेक्ट कर लेता हूँ किसी काम को करने के लिए। अब मैं आखिरी में क्या कर दूंगा, लागू कर दूंगा। मैंने कहा कि भाई मुझे घूमने जाना है कार से, तो कार को बुक तो करना पड़ेगा ना। तो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है अब आपने उस प्रोसेस पर काम शुरू कर दिया। दिस इज द कंसर्न विद पुटिंग द प्लान इन टू एक्शन, डूइंग वट इज रिक्वायर्ड। तो ऊपर आपने जिस चीज को सिलेक्ट किया है अब आपने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। एट दिस स्टेप मैनेजरल फंक्शन केम्स इनटू पिक्चर, और यहां से आपके मैनेजर फंक्शन शुरू हो जाते हैं। और आखिरी में आप क्या करते हो, फॉलो अप लेते हो। अब फॉलो अप का मतलब क्या हुआ कि आप यहां पर चेक कर रहे हो कि जैसा आपने सोचा था वैसा हुआ या नहीं। एट दिस स्टेप it ensure that plans are being implemented according to the schedule. To monitor this plan is equally important to ensure that objectives are achieved on time. The moment that appears changes in assumption on which plans are based, there should be changes in the प्लान्स ऑल्सो। तो जो आपने अजम्पशंस ली थी सेकंड पॉइंट में, अगर उसमें कोई चेंज आ रहा है, फ्यूचर में कोई चेंज आ रहा है, तो प्लानिंग के अंदर भी आपको थोड़े बहुत चेंजेस तो करने पड़ेंगे। तो अब आपने क्या किया वो स्टोरी को समझते हैं। पहले आपने ऑब्जेक्टिव को सेट किया, फिर आपने डेवलपिंग किया प्रीमिसेस यानी अजम्पशंस को, फिर आपने प्लान के लिए आइडेंटिफाई किया कि कितने तरीके से काम कर सकता हूँ, फिर आपने उसके क्या किया, इवेल्युएट किया। इवेल्युएट का मतलब उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चेक किए। उसके बाद आपने सेलेक्ट किया जो सबसे बेस्ट प्लान था। सेलेक्ट करने के बाद आपने उसे लागू कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, और उसके बाद आपने उसे फॉलो अप लिया। डन। टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान, कितने तरीके के प्लान हो सकते हैं। तो यहां पर आपके पास 3 तरह के टाइप्स है, नाइदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल, स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान। तो सबसे पहले नाइदर स्टैंडिंग और नॉर सिंगल यूज। ना तो ये स्टैंडिंग प्लान है ना तो सिंगल यूज है। तो सबसे पहले मैं स्टैंडिंग और सिंगल यूज को पढ़ता हूं ताकि आपको ये नाइदर वाला समझ में आए। स्टैंडिंग प्लान कौन से होंगे, जो आपकी कंपनी के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। इसका मतलब कि भाई आपकी कंपनी 10 साल चल रही है तो ये 10 साल तक चलते रहेंगे। आप इसको ऐसे समझो, नो क्रेडिट पॉलिसी मैंने अपने कंपनी की दीवार पर चिपका दिया। अब इसका मतलब क्या है, सालों साल चिपका रहेगा ना। नो क्रेडिट पॉलिसी, भैया कोई उधार मांग लो आप उधार देंगे ही नहीं, तो लंबे समय तक चल रहा है। इट रेफर्स टू द प्लान विच इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज दैट अकर्स रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो रोज रिपीट होगा। कोई भी उधार मांगने आएगा तो देखो बोर्ड दिखा दूंगा उसको, जी देखो हमारे यहाँ तो नो क्रेडिट पॉलिसी है। तो इट इज सच प्लान, सॉरी फीचर्स की बात करें तो इट इज डिजाइन टू एंश्योर इंटरनल ऑपरेशंस रन स्मूथली। तो अब आप सबको बता दोगे यहाँ पर कि भाई ये इस तरीके से काम होगा। प्लान्स आर ग्रेटली एनहेंस द एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, रूटीन डिसीजन को बढ़ाएंगे, यूजली डेवलप्ड वंस बट इज मॉडिफाइड टाइम टू टाइम टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट को चेंज करने के लिए हम थोड़े बहुत इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, अदरवाइज ये लंबे समय तक चलते रहते। तो पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड्स और रूल्स ये आपके स्टैंडिंग प्लान है। अब सिंगल यूज, देखो नाम से ही पता लग रहा है, यूज करो और फेंको, यूज एंड थ्रो वाली चीजें है ये। तो इट रेफर्स टू द प्लान दैट इज डेवलप्ड फॉर वन टाइम, वन इवेंट एक्सेट्रा। भाई सपोज मेरा बर्थडे है तो बर्थडे पार्टी प्लान करूंगा। अब बर्थडे पार्टी प्लान करूंगा तो कहाँ देना है, कब देना है, ये सारी चीजें एक ही दिन के लिए हैं। जैसी मेरी बर्थडे पार्टी ओवर होगी वो प्लान भी खत्म हो जाएगा। तो इट इज डेवलप्ड फॉर नॉन रिकरिंग सिचुएशन, ये सिचुएशन बार बार रिपीट नहीं होती। अब बार बार रिपीट नहीं होती तो इस प्लान की ज़रूरत भी बार बार नहीं पड़ती। ये प्लान एक हफ्ते एक महीने तक चलता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। It consists of name of employee who are responsible for doing the work and contributing to the single use plan. अब बजट, प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स ये आपके इसके टाइप्स हैं। क्लियर दोनों चीजें। अब आ जाता है नाइदर सिंगल, ना तो ये सिंगल यूज है, ना कि एक बार यूज होंगे और खत्म हो जाएंगे, ना ये स्टैंडिंग है, ना ये जीवन भर बने रहेंगे। तो इट रेफर्स टू द प्लान विच इज नॉट क्लासिफाइड एज सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान्स। It is generally prepared by the top management. It is generally resource allocation and serve as a guide for overall planning. आप इसको अपनी भाषा में समझो तो ये 5-7 साल तक चलते रहेंगे। जब आप इस टारगेट पर पहुंच जाओगे
तब आप उस प्लान को चेंज करोगे, और जब तक आप इस प्लान को चेंज नहीं करोगे तब तक ये चलते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटेजी आपकी इसके टाइप्स है। अब हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पहले आपका डिफरेंस आ जाता है, वो और पढ़ते हैं। स्टैंडिंग प्लान्स आपके रेगुलरली यूज आएंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये वन टाइम इवेंट है, वन टाइम प्रोजेक्ट है। स्टैंडिंग प्लान जो है वो टाइम टू टाइम काम आते रहते हैं, लंबे समय तक चलते रहेंगे। लेकिन जो आपके सिंगल यूज प्लान है उसका टाइम पीरियड जो आपका है वो एक हफ्ता, एक दिन, एक महीना हो सकता है। ऑब्जेक्टिव आपके डेली रूटीन की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है एक इवेंट को अच्छे से करना, बर्थडे पार्टी को सक्सेसफुल बनाना ही सिंगल यूज प्लान का काम था। तो इसके टाइप्स हमने पढ़ ली, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल और बजट और प्रोग्राम। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी आर नॉट क्लासिफाइड एज सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान। अब आपके पास सबसे पहले आ जाता है ऑब्जेक्टिव। अब हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले, जो नाम आपने ऊपर पढ़े। ऑब्जेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट है एंड रिजल्ट, टारगेट। मैं कहाँ पर पहुँचना चाहता हूँ। मैंने कहा जी मैं 95% मार्क्स लेना चाहता हूँ, तो दीज आर द एंड रिजल्ट जो मैं 12th में अपनी मार्कशीट पर देखना चाहता हूँ, विच मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव। ऑब्जेक्टिव्स आर यूजली सेट बाय द टॉप मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव हमेशा कहीं ना कहीं आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट ही सेट करता है। ये ब्रॉड और जर्नल गाइडलाइंस हैं जो आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को समझाती हैं। ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल, हमेशा नंबर्स में होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, क्वांटिटेटिव टर्म्स में होना चाहिए, रिटर्न स्टेटमेंट होनी चाहिए कि हमें किस टाइम पीरियड के अंदर ये काम करना है। तो जैसे आपने कहा कि मुझे सेल बढ़ानी है नेक्स्ट ईयर, 20% प्रॉफिट होना चाहिए बिजनेस का नेक्स्ट ईयर, ये सब चीज़ें आपकी ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव्स आर सर्व एज ए गाइडलाइन फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। दूसरा है आपके पास strategy. A strategy is a comprehensive plan for accomplishing organizational objective by taking business environment into consideration. तो आपके यहाँ पर comprehensive है, business environment को आप यहाँ पर डिटेल में स्टडी कर सकते हो। It provide broad contours for organization's business and define the organizational direction and scope in long run. स्ट्रेटजी को ध्यान से समझना। पहले ये बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करेगी, बाहर क्या चल रहा है उसको स्कैन करेगी और उसके हिसाब से ही ये प्लान बनाएगी। मैंने कहा मैं 20% सेल करूंगा नेक्स्ट ईयर में, लेकिन आ गया भैया कोविड और कोरोना, लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन लगते ही 2-3 महीने मेरे खराब हो गए। अब 2-3 महीने मेरे खराब हो गए तो वो जो 3 महीने की लैकिंग थी वो स्ट्रेटेजी बनाकर मैं उसे कवर अप करने की कोशिश करूंगा। तो स्ट्रेटेजी पहले बाहर के बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करेगी और उसके बाद अपने प्लान्स बनाएगी। अब क्लियर? तो लिखता है इट प्रोवाइड्स ब्रॉड कॉन्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड स्कोप इन लॉन्ग रन। इट इंक्लूड्स डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, adopting a particular course of action, allocating the resources necessary to achieve the objective. तो आपको कौन से रिसोर्सेज चाहिए, किस टाइम पर आपको क्या चीज़ चाहिए, कैसे करना है चीज़ों को, कौन सी चीज़ की कमी चल रही है, ये सारी चीज़ को स्टडी करती रहेगी और साथ साथ स्ट्रेटेजी बनाती रहेगी। वेदर ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू इन सेम लाइन ऑफ बिजनेस, आपको बिजनेस इसी लाइन में करना है या नहीं करना है, नई लाइनें इसमें जोड़नी है या नहीं जोड़नी है। सीक्स टू एक्वायर टॉप पोजीशन इन द सेम लाइन ऑफ द बिजनेस, आप अपने बिजनेस में टॉप लाइन पर जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर वो स्टडी करेगी। ओके, इसके बाद आ जाती है पॉलिसी। पॉलिसी के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैं मानता हूँ जैसे जर्नल स्टेटमेंट, जर्नल गाइडलाइंस। पॉलिसी आपकी जर्नल गाइडलाइंस है। आपने कहा भैया नो क्रेडिट पॉलिसी, उधार नहीं देंगे, कोई भी मांगने आ गया तो लिखा हुआ है दीवार पे, चिपका रखा है, मेरा भाई आ गया, क्या मैं उसको भी यही पॉलिसी दिखाऊंगा? तो जर्नल गाइडलाइन का मतलब है 99.9% लोगों के लिए मैं ये चीज अप्लाई करूंगा, 2-4 लोगों के लिए मॉडिफाई भी कर सकता हूं भाई। तो पॉलिसीज आर द जर्नल गाइडलाइन विच आर डिसाइडेड फॉर द गाइडेंस ऑफ एम्प्लॉयज while taking decision. Policy define broad parameter within which manager may function. तो मैनेजर्स को जिस गाइडलाइंस के अंडर फॉलो करना है वो है आपकी पॉलिसी। तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिशन टू इंटरप्रेट एंड अप्लाई द पॉलिसी। अब यहाँ पर वो अपना दिमाग भी लगा सकता है, वो अपना तरीका भी अप्लाई कर सकता है इस पॉलिसी को फॉलो करने के लिए।
द डिसीजन टेकन अंडर द परचेज पॉलिसी वुड बी इन द नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और बाइंग डिसीजन। तो बेसिकली हम यहाँ पर परचेज पॉलिसी है, सामान कैसे खरीदना है, कितना खरीदना है, आप इस तरीके से लगा सकते हो। द कंपनी में हैव रिक्रूटमेंट पॉलिसी विद इन विच द ऑब्जेक्टिव आर सेट एंड डिसीजंस आर टेकन। किसको रिक्रूटमेंट करनी है, कितने बंदे रिक्रूटमेंट के लिए रखने हैं, अच्छा क्या प्रोसीजर क्या प्रोसेस होगा, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। प्रोसीजर, प्रोसीजर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, इसको हम एक सीक्वेंस भी लिख सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल वर्ड है, तो इसलिए सीक्वेंस या स्टेप बाय स्टेप भी इसको लिख सकते हैं। तो लिखता है प्रोसीजर इज ए सेट ऑफ स्पेसिफाइड स्टेप्स। प्रोसीजर का मतलब किसी भी काम को करने का प्रोसीजर, तरीका वर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, टू बी फॉलोड फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। इट इज डिटेल इन एग्जैक्ट मैनर, एक ये डिटेल है कि किस तरीके से आपको काम करना है, इन विच ऑर्डर टू बी परफॉर्म। दिस जनरली मीन्स फॉर इनसाइडर टू फॉलो। तो कहीं ना कहीं जो आपकी कंपनी के अंदर के बंदे होते हैं ये उनके लिए बनाया जाता है कि भाई उनको किस तरीके से काम करना है। आप इसको ऐसे समझो, एक सामने वाला डेटर है, देनदार, मैंने उससे पैसे लेने, वो मेरे पैसे नहीं दे रहा, तो यहाँ पर प्रोसीजर लिखा हुआ है, पहले आप इसको कॉल करेंगे, फिर आप उसको मैसेज करेंगे, फिर आप उससे पर्सनली मिलने जाएंगे और फिर भी वो नहीं मानता तो कोर्ट केस करेंगे। तो जैसे ही अगर कोई भी बंदा पैसे नहीं देगा तो मुझे यही प्रोसेस फॉलो करना है, यही प्रोसीजर फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल देयर में बी प्रोसीजर फॉर रिक्वेजिशिंग सप्लाईज बिफोर द प्रोडक्शन। तो क्या प्रोडक्शन वालों को सप्लाई को भेजना है, रिक्वायरमेंट कितनी है, तो ये सारी चीज़ें एक सेट प्रोसीजर है, वो उनको फॉलो करना पड़ेगा। मेथड, मैंने कहा बेस्ट मेथड, जहाँ पर भी मेथड लिखा हो तो आपको हमेशा क्या कोशिश करनी है, किसी भी काम को करने का बेस्ट मेथड सर्च करना है। तो लिख रहे हैं मेथड रेफर्स टू द प्लान विच डिटरमाइन हाउ डिफरेंट स्टेप्स ऑफ अ प्रोसीजर हैज टू बी परफॉर्म। भैया कॉल करनी है तो कैसे करनी है, लेटर लिखना है तो कहाँ से लिखना है, अच्छा मिलने जाना है तो किसको साथ लेकर जाना है। तो मेथड इज लाइक कि उस काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड से आपकी टाइम, मनी और एफर्ट बचते हैं और आपकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग मेथड, सिलेक्शन मेथड एक्सेट्रा। क्लियर। रूल, रूल हमेशा पेनल्टी के साथ आता है, पनिशमेंट के साथ आता है, ये बात हमेशा याद रखना। इसमें मैं लिखता हूं नो स्मोकिंग। अब नो स्मोकिंग का मतलब क्या, कि मैंने बैनर टांग दिया नो स्मोकिंग, और अगर कोई स्मोकिंग करता पाया गया तो मैं उसके ऊपर पेनल्टी लगाऊंगा, उसकी सैलरी काट लूंगा, इस तरीके से। तो रूल्स रेफर्स टू द प्लान व्हाट टू बी डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। क्लियर कट बताता है क्या करना और क्या नहीं करना। रूल्स डज नॉट अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी। देखो पॉलिसी में थी नो क्रेडिट पॉलिसी, तो छोटी मोटी डिस्क्रिशन अपना दिमाग लगा सकता था, लेकिन रूल में ऐसी कोई चीज नहीं होती। तो लिखता है वट एवर इज रिटन इन रूल हैज टू बी फॉलोड विदाउट एनी सेकंड थॉट। जो भी चीज रूल में लिखी है वो आपको फॉलो करनी है, 100% करनी है, इसमें आपको अपना कोई दिमाग नहीं लगाना। For example, no smoking in the factory is a rule applicable to everybody and it must be followed. प्रोग्राम, ये आपके सिंगल यूज वाले प्लान आ जाएंगे। प्रोग्राम्स आर डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट which outlines the objective, policies, rules, human, physical resource are required and the budget to implement any course of एक्शन। तो प्रोग्राम को आप इसको ऐसे समझो, बर्थडे पार्टी का प्रोग्राम है भैया, तो आपको सारे इवेंट यहाँ पर करने हैं, कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो सारी चीजें आएंगी जो उस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए। तो लिखते हैं द प्रोग्राम कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंडक्शन प्रोग्राम, सेल्स प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, और ये कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। तो प्रोग्राम इंक्लूड एंटायर गैमेट ऑफ द एक्टिविटीज एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, हाउ इट विल कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। द मिनट डिटेल्स आर वर्कड आउट। मिनट डिटेल्स का मतलब है किस किस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या क्या काम होगा। प्रोसीजर, रूल, बजट विद इन द ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको क्या क्या करना है, ये सब चीजें डिफाइन की जाएंगी। दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। अब आपके पास आखिरी आ जाता है
बजट हमेशा न्यूमेरिकल टर्म्स में, क्वांटिटेटिव टर्म्स में होता है। लाइक आपने कहा जी सेल बढ़ानी है 15%, लेकिन मुझे उसके लिए चाहिए 10 करोड़, तो ये कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव टर्म्स में होता है। इट इज़ ए प्लान विच क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट एंड फिगर। अ सेल बजट may be forecast the sale of different areas product in areas of a particular month. A budget is prepared to show number of workers of a factory at peak production time. आपको कितने बंदे चाहिए पीक प्रोडक्शन टाइम पर, से दिवाली के टाइम पर, न्यू ईयर के टाइम पर। बजट एज कंट्रोल डिवाइस, बजट को आप कंट्रोल डिवाइस की तरह समझते हो। सिंस बजट रिप्रेजेंट ऑल आइटम्स इन नंबर, तो इसे इजीली हो जाता है कंपेयर करना, और कंपेयर करना इजी हो जाता है तो करेक्टिव एक्शन लेना भी बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। दस बजट को ही हम यहाँ पर कंट्रोल डिवाइस भी कहते हैं। तो इसलिए वो आपसे ये पूछ ले प्लानिंग में कि भाई कौन सा आपका कंट्रोल डिवाइस है, तो वो है आपका बजट। कैश बजट एज ए टूल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कैश, फिर से वही कहानी, बजट आपका क्या है, अभी अभी कहा ना कंट्रोल डिवाइस है, तो कैश बजट आपके कैश को मैनेज करने का ही एक हथियार है। It helps the management of cash to plan and control the use of cash. The cash position is determined by cash budget. तो कैश कितना आया, इनफ्लो कितना गया, इसी से आपको पता लगेगा कि आपके पास पैसा बचा या आपके पास डेफिशिएंसी, कमी हो गई पैसे की। क्लियर है मेरी बात? यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ हम मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए चैनल को, ताकि मैं और ज़्यादा खुशी से, प्यार से आपके लिए वीडियोस लाता रहूँ। थैंक यू।